हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे कल पास्कल्स लॉ बताया था। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, अगर कहीं पे भी तुम फोर्स अप्लाई करोगे या प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो चारों तरफ फैलेगा बिना उसका वैल्यू कम किए, ठीक है, अनडिमिनिश्ड, ठीक है। तो उसका फर्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में हाइड्रोलिक लिफ्ट। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ फर्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक कंटेनर बना दो और एक हैवी कंटेनर बना दो, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है। यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, अप्लाइंग फोर्स F1, ये एरिया हो जाएगा S1, ठीक है। यहाँ S1 क्या है, पिस्टन है, तो यहाँ पे S2 पिस्टन लगा दो, ठीक है। यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे प्रेशर P1 एग्जैक्ट होगा, यहाँ पे प्रेशर एग्जैक्ट P2 होगा, यहाँ से फोर्स F2 ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट काम कैसे करता है, देखो सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा सेम हाइट पे, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच होता है। तो प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, एच सेम प्रेशर सेम, समझ में आया ना। तो प्रेशर जब सेम है तो यहाँ पे प्रेशर आपका P1 इक्वल टू P2 है, ठीक है ना यहाँ तक। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका फोर्स F1 एरिया A1, इसका फोर्स F2 एरिया A2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट क्या कर सकते हैं जी, F2। यहाँ से तुम प्रेस करोगे, छोटे ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स अप्लाई कर दो, पैर से भी कर सकते हैं। तो बड़ा देखो कार उठ जाता है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो कार वॉशिंग के लिए होता है या उसको रिपेयर करना होता है, तो कार को उठाता है ना ऊपर, तो क्या करता है, छोटा सा अपना पैर से फोर्स अप्लाई करता है, तो प्रेशर एग्जैक्ट ट्रांसफर हो जाता है इससे पंप्स के थ्रू, लिक्विड लगा रहता है, तो ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट को उठा देता है ना। तो यहाँ से तुम F2 कैलकुलेट कर सकते हो। तो F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1, ये फॉर्मूला बन जाएगा, समझा ना। उसी तरह से हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यूज करते हैं। देखो थोड़ा सा प्रेस करते हैं ब्रेक, तुरंत रुक जाता है ना गाड़ी। देखो हाइड्रोलिक ब्रेक में जो बड़ा ऐसा चक्का होता है उसके ऊपर लिक्विड छोड़ता है, पटक से पकड़ लेता है, समझा ना। लार्ज एरिया है ना, लार्ज एरिया है तो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, समझा ना। क्योंकि ये तो पता ही है ना, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा फोर्स कम लगेगा ना, तो कम फोर्स में प्रेशर ज्यादा लग जाता है, समझा, इसके कारण। अभी नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होगा जी, देखो इसका डायग्राम दिया हुआ है, वो मैं डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे A2 है, ये स्लेब सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे
ब्रेक फ्लूइड, स्लेव सिलेंडर, ये आपका स्लेव सिलेंडर, ये आपका मास्टर सिलेंडर। ठीक है, ये आपका ब्रेक पेडल। ठीक है, इसके अंदर मास्टर सिलेंडर को बोलते हैं, ये नीचे वाले को भी स्लेव सिलेंडर। ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है ना, तो इसमें भी सेम प्रोसेस। ठीक है तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, P इक्वल टू F1/A1। ठीक है, तो इक्वल कर लो, और दूसरा P इक्वल टू F2/A2। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर F2 चाहिए तो F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो F2 निकालना है तो F1/A2 डिवाइडेड बाई A1, यहाँ तक लिख लो। फिर 2.3 न्यू। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे जी मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग उसके अनुसार मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर मीटर और प्रेशर गेज और वैक्यूम गेज। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर मीटर और प्रेशर गेज और वैक्यूम गेज। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो फर्स्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर मेजर करेगा वो है मर्क्यूरी प्रेशर। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा। तो देख लो, इसका एक डायग्राम बनाना है। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो ये लिक्विड यहाँ तक इसमें राइज करता है A पॉइंट तक। ये आपका B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये H हाइट H है। ठीक है, ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको टोरिसेलिस वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है PV पे, ये हाइट, तो प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर एट B प्लस रो जी एच। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा ना हाइट H पे, इसलिए तो इसका प्रेशर प्लस ये हाइट के कारण जो प्रेशर आएगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। नेक्स्ट है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी, ओपन ट्यूब मैनोमीटर में क्या होगा, यू शेप का एक डायग्राम होता है। ठीक है, ये A पे होगा, ये B पे है। हाइट H का डिफरेंस है इनके बीच में, ये और B के बीच में। ये C, ये आपका D है। ठीक है, ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर में तो देखो ये दोनों सेम हाइट पे ना, B और C, तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। तो PB इज इक्वल टू PC आएगा। P
पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नोट प्लस एच रो जी। ठीक है, तो पीबी पे प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ड्यू टू द हाइट एच रो जी। समझा, तो ये पॉइंट याद रखना है। और ये दोनों सेम हाइट पे, ये दोनों पी बी और सी, तो ये भी इक्वल होगा। समझा ना, ड्यू टू सेम हाइट, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, ड्यू टू सेम हाइट। ठीक है, अगर प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो कर लो, पी बी माइनस पी नोट इज इक्वल टू रो जी एच। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। पॉज करो, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे जी। कोई भी लिक्विड अगर, देखो बारिश के टाइम में जो बारिश गिरती है ना, तो देखो वो स्फीयर के फॉर्म में गिरता है, गोला गोला गिरता है ना, गोल गोल, तो सरफेस टेंशन के कारण होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखना। ठीक है ना, इसके फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में गिरता है। तो सरफेस टेंशन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी, तो ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ से डिफाइन करते हैं। स्फेरिकल फॉर्म में गिरता है, ठीक है, तो ये इसका लेंथ हो गया, और इसके परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो इसकी एनर्जी बहुत कम होता है, इसलिए कोई भी चीज स्फेरिकल फॉर्म में गिरता है। अभी नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो फर्स्ट इसमें फोर्स आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटर मोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो जो मैटर होता है वो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एनी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर is called intermolecular force. Any molecules attract each other is called intermolecular force. ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स के फोर्स आएंगे, कोहेसिव एंड एडेसिव। कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट है कोहेसिव फोर्स। तो जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स लगेगा, वाटर के बीच में लगेगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एडेसिव फोर्स क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे अल्कोहल हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको एडेसिव फोर्स बोलेंगे। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, क्या क्लियर है, इसको एडेसिव फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद क्या आता है जी, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो रेंज कितना डिस्टेंस तक इसकी कैपेसिटी जाएगा उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ना होता है 10⁻⁹ मीटर, इसको रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ए हो गया, इसको बी लिखना तो बी लिख लो। सी में क्या आएगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, जो भी लिक्विड बनेगा तो उसका इफेक्ट कहाँ तक रहेगा। ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म कहाँ तक रहेगा, उसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं।
ठीक है, बस इतना ही लिखो। डी में क्या है, सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म। देखो ये जब मेला वाला में जाते हैं ना, तो देखो ऐसे बच्चे सब फूंक मारते हैं, साबुन का गोला बनता है, याद आया? तो वो देखो कोई छोटा रह जाता है, कोई बड़ा रहता है, तो सरफेस होता है उसका। देखो साबुन का सरफ का गोला बनता है ना, ऐसे फूंक मारता, तुम लोग किया क्या बचपन में? तो ऐसा, तो उसके सरफेस एरिया एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको सरफेस फिल्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फोर्स ऐसे क्रिएट होता है चारों तरफ से, फिर देखो बड़ा धीरे धीरे होता है तो फिर फूट जाता है ना। चलो फिर है फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, तो इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस रिलीज नहीं होता है, फ्री सरफेस ऑफ फिल्म। चलो ये लिख लो आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जी, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अभी बताया था उसका मैं इक्वेशन भी एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। सरफेस टेंशन, इसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफाइन होता है, मैं बता दिया था, अगर ये लेंथ है लिक्विड का PQ, तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स होता है F, ठीक है ना। तो डिफाइन कैसे करते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो T इक्वल टू F बाई L होगा, ठीक है। तो अगर कोई इसका यूनिट पूछेगा तो क्या बोलोगे जी, इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन का। तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन both sides of an imaginary line drawn on free surface of liquid, ठीक है। तो T इक्वल टू F बाई L, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इसका अगर मैं डायमेंशन निकालूं तो T इक्वल टू F बाई L है ना, तो डायमेंशन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा यूनिट बता रहा हूँ, तो इससे कैंसिल, तो क्या मिलेगा kg पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन निकालेंगे तो m का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, t का पावर -2, समझा ना। kg का डायमेंशन m और टाइम का t रेज़ टू -2, 2.4 न्यूमेरिकल करो, फिर सरफेस एनर्जी बताता हूँ। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी देखो जी, तो क्या बोलता है, तो अगर इसका बहुत कम एनर्जी होगा तभी वो एग्जिस्ट कर पाता है। सरफेस मॉलिक्यूल पोजेस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर्ड टू मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस कॉल्ड सरफेस एनर्जी। बस एक लाइन लिख लो, सरफेस मॉलिक्यूल्स पोजेस extra potential energy as compared to molecule inside liquid, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, the extra energy of molecules in the surface layer is called surface energy,
ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सी, रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा 12th बोर्ड में प्रूफ। रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो देखो ये मान लो अंदर लिक्विड है, ठीक है, तो इसको अगर मैं पुल करता हूँ, पुल एफ से, तो ये जो है ना, ये वाला जो लेयर ऊपर वाला टॉप, ये खसक के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ, तो यहाँ पे लग रहा है मान लीजिए एफ डैश, ठीक है, लेंथ एल है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में फिल्म बना रहा था पी क्यू आर एस, तो अभी चेंजेस होगा आर डैश क्यू डैश में, ठीक है। और ये आगे फिल्म चेंज होगा, तो ये भी पॉइंट चेंज हो जाएगा पी डैश और ये एस डैश, समझा। जैसे देखो लिक्विड होता है, उसके लिक्विड के अंदर तुम क्या बोलते हैं, मान लो पेन डाला है, तो पेन ऐसे बाहर निकालोगे तो लगता है ना कि लिक्विड बाहर आ रहा है, देखा कभी ऑब्जर्व करना, तो वो ज्यादा महसूस तुझे हनी में होगा, हनी उनी लेगा, तो वो तो तुम क्लियर है ना, वो सेमी लिक्विड है तो ऐसा दिखेगा तुम्हें एग्जैक्ट, ठीक है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, ठीक है। तो अभी देखो जैसे हमको पता है कि टेंशन क्या होता है, टेंशन इक्वल टू क्या होता है जी, फोर्स अपॉन लेंथ, तो ये 2L आएगा। 2L क्यों आएगा, क्योंकि इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का ऐड करूंगा, तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला, F इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो T इंटू 2L, क्या क्लियर है। अभी देखो जैसे हमको वर्क डन पता है, dW इज इक्वल टू क्या है, F डैश इंटू dx, ठीक है। तो dW इज इक्वल टू T, ठीक है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे, तो T इंटू 2L हो जाएगा, T इंटू 2L इंटू dx, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये फोर्स का वैल्यू डाल दिया इसमें, तो T इंटू 2L हो गया। अभी तुम्हें पता होगा अगर रेक्टेंगल का एरिया ये तुम्हारा L है और ये 2L है और ये है तुम्हारा dx, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया होता है ना, तो इसके जगह पे एरिया लिख सकते हैं, समझा कि नहीं। ये लेंथ और ये विड्थ, समझा। इसका वैल्यू मान लो 2 है, इसका 4 है, तो 2 इंटू 4 एरिया देगा ना जी, तो ये हो गया एरिया, तो T इंटू डी, इसको dW के बराबर होगा। तो ये तुम्हारा जो वर्क डन है वो आपका एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व होता है, ठीक है, ये लिख लो। नहीं ये आया होगा अपडेशन आता है ऐसा, रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। जो फॉर्मूला आ गया उसको याद रखना। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, dW इज इक्वल टू T इंटू dA, ठीक है, तो आपका सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर रखना, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन को बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो देखो मान लो ये कंटेनर है, उसके अंदर तुम कोई ऑब्जेक्ट डाला है ऐसा, ठीक है ना, इधर तक पानी है, तो जब पानी रहता है तो देखो ध्यान से देखना, खाली बोतल है कहीं, हाँ देखो इसको दिखाता हूँ जी, देखो ये तुम्हें एकदम प्लेन सरफेस नहीं दिख रहा होगा, ऐसा कर्व फॉर्म में दिख रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है तुम्हें, ऐसा ध्यान से देखो एकदम, बस स्थिर भी हो जाए, दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड, ठीक है, विद द सरफेस। तो ये सरफेस कुछ भी हो सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, समझा ना। तो जो कंटेनर के अंदर डालोगे वही,
तो इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये एंगल ऐसा फॉर्म करेगा थीटा, तो ये थीटा एक्यूट एंगल है, तो ये लिख लो कॉनकेव मेनिस्कस ड्यू टू लिक्विड्स which partially weight a solid surface। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको हम लोग, तो ये कब होता है? व्हेन अ लिक्विड सरफेस कम इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड सरफेस इट फॉर्म मेनिस्कस व्हिच कैन बी आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव बना ना, तो कॉनकेव कब बनता है? जब वाटर और ग्लास का मिक्सचर है। तो ये कंटेनर आपका ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कांटेक्ट वाटर के साथ हो रहा है उसका, तो वाटर और ग्लास का जब एंगल बनेगा तो होगा कॉनकेव। और कॉन्वेक्स कब बनेगा जी? जब वो दूसरे लिक्विड होगा, जैसे मर्क्यूरी हो गया, दूसरा एग्जांपल है मर्क्यूरी ग्लास का, ठीक है, ये आपका ग्लास हो गया, ठीक है, तो इसका डायग्राम तुम्हें ऐसा दिखेगा उठा हुआ, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है, मतलब इसका एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला सरफेस का लिक्विड जो है वो मर्क्यूरी है, नीचे वाला का जो सरफेस हो गया वाटर है, समझा? इसको ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ तक क्लियर है? तो ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका लिख लो, ये आपका है कॉन्वेक्स मेनिस्कस ड्यू टू लिक्विड्स which do not weight a solid surface। ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर हम लोग शेप ऑफ मेनिस्कस पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कॉनकेव मेनिस्कस, मेनिस्कस, ठीक है, इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। कॉनकेव बना था तो एक्यूट एंगल बनाया था ना जी, तो ये आपका एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो एक्यूट एंगल कब बनता है? वाटर और ग्लास के बीच का जब कांटेक्ट होता है तब, ठीक है। तो सिंपल है, ये जो है रेक्टेंगुलर शेप जिसका नाम सॉलिड है, ये बना हुआ है ग्लास का, ठीक है, और ये बाहर जो कंटेनर है उसके अंदर है लिक्विड। तो जब लिक्विड इसको टच करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा? कॉनकेव, ऐसा दिखेगा, तुम समझा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ठीक है, ये बोतल है, कॉनकेव बना रहा है ना डायग्राम, समझा? मर्क्यूरी रहता तो नीचे की तरफ ऐसे झुका रहता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसको हम लोग, ये आपका P हो गया, ये आपका R हो गया, रिजल्टेंट फोर्स है ये R, ये P फोर्स है इनसाइड की तरफ। यहाँ पे एंगल बना रहा है एक्यूट एंगल थीटा विद द C, ठीक है। ये मॉलिक्यूल A है, इसको हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। ऊपर में हवा है जी, नीचे में लिक्विड है, तो इसका रिजल्टेंट टेंशन T लग रहा है। लिक्विड के अंदर फोर्स जो लग रहा है उसको T बोलते हैं, ये ग्लास के अंदर लग रहा है उसको P बोलते हैं, और रिजल्टेंट है R, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस बोथ कोहेसिव एज वेल एडिसिव फोर्स।
कोहेसिव फोर्स, ये जो टी है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो लिख लो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, द मोलिक्यूल्स experiences both cohesive as well as adhesive force। तो दोनों फोर्स लगेगा, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है तो कोहेसिव फोर्स, ठीक है, और डिफरेंट मेटल्स के बीच में लगता है तो उसको एडिसिव फोर्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, in this case next wall is vertical, net adhesive force AP, तो net adhesive force is equal to AP। देखो ये AP है ना, ये इसके तरफ लग रहा है, इसको adhesive force बोलते हैं, ठीक है, acting on the molecule A on horizontal, acting on molecule A is horizontal। थर्ड क्या है, ये AP लग गया ना। नेक्स्ट है नेट कोहेसिव फोर्स AC एक्टिंग ऑन ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टेड नियरली 45 डिग्री। नेट कोहेसिव फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग AC नाम दिए, देखो ये वाला AC, ये वाला, ठीक है। तो AC एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल is directed at nearly 45 degree to either of surfaces, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड है AR, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या है AR। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडिसिव फोर्स इज सो लार्ज दैट नेट फोर्स AR इज डायरेक्टेड इनसाइड द सॉलिड। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू है जी, AP फोर्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू AC, इसलिए इसका रिजल्टेंट इनसाइड द लिक्विड है। ये जो वैल्यू है ना फोर्स का FAP वो ग्रेटर देन FAC है, तो इसका जो वैल्यू है वो इनसाइड द लिक्विड है, ठीक है। सो दैट FR is inside solid। चलो इतना लिखो फिर आगे बढ़ो। सेकंड में क्या है जी आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस ऑब्ट्यूज एंगल कांटेक्ट। कॉन्वेक्स मेनिस्कस obtuse angle of contact, obtuse angle of contact, ठीक है। तो ये डायग्राम देखो, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, इसके अंदर जो सॉलिड है और ये जो लिक्विड रखा हूं जी, ये इस बार लिक्विड में मर्क्यूरी लिया हूं, तो ये ऐसे डायग्राम है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस बना, ठीक है। तो बना लो फिर डायग्राम। तो इसका फोर्स C है, इसका रिजल्टेंट R अंदर की तरफ है, ये है P, यहाँ पे टेंशन T लगेगा फोर्स, ठीक है। ये आपका जो स्फीयर है उसको हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है। बाहर में क्या है एयर, ये जो लिक्विड है वो आपका मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी लिक्विड यूज किया तो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। ये जो एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिख लो सिर्फ। नेट एडेसिव फोर्स यहाँ पे AP है, ये पॉइंट A है,
नेट एडेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है? एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज हॉरिजॉन्टल सिंस वॉल इज वर्टिकल। एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज हॉरिजॉन्टल सिंस wall is vertical। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स इज सो लार्ज दैट, तो यहाँ पे AC का वैल्यू लार्ज है। ठीक है, ये पॉइंट लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स इज सो लार्ज that net force AR is inside the liquid, is directed inside the liquid। ठीक है, बस इतना लिखो, फिर पढ़ेंगे हम लोग जीरो एंगल कांटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस थर्ड देखो, चालू कर दिया, जीरो एंगल कांटेक्ट का। ठीक है, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड बना लो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड एकदम वर्टिकली कनेक्टेड है ऐसा। ठीक है ना, ये आपका ए है, यहाँ P है, रिजल्टेंट भी R है। ठीक है, इसको हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला लिक्विड है। ठीक है, सो द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड विथ विच कंप्लीटली वेट अ सॉलिड। ठीक है, तो हाईली प्योर वाटर, ऐसा कब होता है? जब एकदम प्योर वाटर होता है, प्योरली हाईली प्योर वाटर। ठीक है, तो इस टाइम तुम्हारा सेम हो जाता है, AP इज इक्वल टू AR के बराबर। ठीक है ना, ये लिख लो। फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री एंड कंडीशन 4। नेक्स्ट देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री एंड कंडीशन 4, कन्वर्सिटी एंड कॉन्केविटी। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री एंड कंडीशन 4, कन्वर्सिटी एंड कॉन्केविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आ लो सॉलिड। अगर सिर्फ ऐसे रहेगा, ये आपका पॉइंट A है, ये P है, ये आपका C है फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको R बोलते हैं, इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। इन दिस केस याद रखो, कंसीडर हाइपोथेटिकल लिक्विड हैविंग एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? 90 डिग्री। तो ये आपका हाइपोथेटिकल लिक्विड है, ऐसा कोई होता नहीं है। हाइपोथेटिकल लिक्विड जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। ठीक है, विथ अ सॉलिड कंटेनर। इन दिस केस नेट कोहेसिव फोर्स AC, तो इसमें क्या होगा? नेट कोहेसिव फोर्स AC is exactly at
45 डिग्री with either of surfaces, ठीक है, and resultant force AR is exactly vertical, ठीक है। फॉर दिस टू अकर AP का जो वैल्यू है AC/√2 होगा, ठीक है। एंगल 45 है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ जी ऐसे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये लाइन ज्वाइन करो, ये एंगल कितना है 45, तो sin 45 sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, ये है sin 45, परपेंडिकुलर है तुम्हारा AR, ठीक है। यहाँ पे ये वाला लेना है तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो RC जो है वो इक्वल टू AP के बराबर, ठीक है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है AC, ठीक है। तो sin 45 1/√2 होता है, तो AP डिवाइडेड बाई AC, ठीक है ना। तो ये AC को इधर ले लो, तो ये आंसर मिल जाएगा। तो AC इज इक्वल टू AP/√2। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कंडीशन है जब 90 डिग्री होगा तब, हाइपोथेटिकल लिक्विड में। तो इसमें अलग अलग कंडीशन लिख सकते हैं हम लोग। जब AP ग्रेटर देन AC/√2 है, फॉर एक्यूट एंगल, ठीक है। फॉर ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल AP लेस देन AC/√2, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर हम लोग शेप ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग शेप ऑफ लिक्विड। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लो। ये आपका सॉलिड है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं टेबल के ऊपर लिक्विड ऐसे गिराता हूं तो देखो स्फेरिकल फॉर्म में रहता है ना। देखो देखो क्या वो पेड़ है, पानी गिरा के दिखाएंगे भाई हम डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, अगर मैं ये सॉलिड के ऊपर थोड़ा सा लिक्विड डालूंगा तो देखो स्फेरिकल फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें, फ्लैट नहीं बनता है ना। तो ये शेप ऑफ लिक्विड हो गया ऑन द सॉलिड। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे फोर्स एग्जर्ट होता है। तो ये आपका सॉलिड हो गया, इसके ऊपर लिक्विड गिराया हो तो ये लिक्विड ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में रहता है, ठीक है, फ्लैट नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन के कारण होता है, लिक्विड के प्रॉपर्टी के कारण। तो ये फोर्स T3 है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये आपका लिक्विड है, ये टेंशन T1 है, फोर्स T1, ये फोर्स T2 है, ठीक है। तो फर्स्ट केस, तो देखो थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, T1 फोर्स ड्यू टू द सरफेस एट लिक्विड सॉलिड इंटरेक्शन। तो यहाँ पे लिख लो T1 क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, एट लिक्विड सॉलिड इंटरफेरेंस, ठीक है। दूसरा क्या है T2 है सॉलिड सरफेस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द एयर सॉलिड इंटरफेरेंस। तो ये दोनों के बीच में, किसके बीच का फोर्स है, एयर और सॉलिड के बीच का। ये जो फोर्स है वो किसके किसके बीच में है, लिक्विड और
सॉलिड का, लिक्विड और सॉलिड के बीच का। ठीक है, तो T2 क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर सॉलिड इंटरफेरेंस। ठीक है, तीसरा फोर्स है T3। T3 क्या है? एयर एंड लिक्विड के बीच का, एयर एंड लिक्विड के बीच का फोर्स। तो ये क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर एंड लिक्विड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो देखो ये जो T2 फोर्स है, T2 फोर्स है, इसको रिजॉल्व करूंगा इस डायरेक्शन में, तो ये T3 आएगा, T3 cos थीटा। तो ये T1 प्लस T3 cos थीटा है। ये देखो समझ लो, ये थीटा है, ये T3 है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या तुम्हारा B और ये हाइपोटेनस T3 है, तो बेस इज इक्वल टू T3 cos थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स T2 लग रहा है, इधर फोर्स T1 लग रहा है और दूसरा एक रिजॉल्व किया हूं T3, तो वो क्या है आपका T3 cos थीटा। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स को इक्वल किया हूं। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा निकालना है तो cos थीटा निकाल सकते हैं। तो कैसे आएगा? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 cos थीटा। तो T3 नीचे ले लो, तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, इफ T2 is greater than T1 and T2 minus T1 less than T3, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा जी। ठीक है, एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर यही सेकंड केस ले लो, केस 2, तो अगर T2 का वैल्यू लेस देन T1 हो जाएगा तो T2 माइनस T1 लेस देन T3, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, नेगेटिव। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। चलो यहाँ तक लिखो। उसमें थर्ड केस देखो, उसमें थर्ड केस क्या है? इफ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3, तो ये कब होता है? जब cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थर्ड cos थीटा 1 कब होता है? cos 0 पे ना, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है ना, समझा? अभी देखो नेक्स्ट फोर्थ केस में क्या है जी? इफ T2 माइनस T1 ग्रेटर देन T3, ठीक है, और दूसरे में क्या लिख सकता हूँ? T2 ग्रेटर देन T1 प्लस T3, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये लिक्विड बनेगा ही नहीं। अभी फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, कौन कौन सा फैक्टर जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट को इफेक्ट करता है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। तो फर्स्ट कैसा नेचर है सॉलिड और लिक्विड का? नेचर ऑफ
लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। दूसरा में क्या है, इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन लिक्विड चेंजेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इम्प्यूरिटीज present in liquid changes the angle of contact. Changes angle of contact. थर्ड में क्या है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो for a given solid liquid surface angle of contact is constant at a given temperature। ठीक है, अगर टेम्परेचर an increase in temperature of liquid decreases its angle of contact, तो टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो ये बढ़ेगा तो इसका मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होगा। टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये कब होता है, एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल कंडीशन बराबर है। तो नॉर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज पढ़ेंगे।